हेलो फ्रेंड्स, इस इनकम टैक्स न्यूज़ में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेविंग बैंक अकाउंट पर टैक्स किस प्रकार लगता है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, सेविंग बैंक अकाउंट पर टैक्स किस प्रकार लगेगा, इसके लिए आपको व्यक्ति की पासबुक को देखना है। फ्रेंड्स, पासबुक में कई प्रकार की एंट्रीज हो सकती हैं। आपको हर एंट्री को स्क्रूटनाइज करना है। डेबिट साइड में विड्रॉल होते हैं जो या फिर जो व्यक्ति ने पेमेंट की है बैंक अकाउंट से, और क्रेडिट साइड में डिपॉजिट होते हैं या फिर जो व्यक्ति ने पेमेंट रिसीव की है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है सेविंग बैंक अकाउंट में, ये भी टैक्सेबल होता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत किस प्रकार टैक्सेबिलिटी की जाती है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जब इनकम कैलकुलेट की जाती है व्यक्ति की, तो 5 हेड के अंतर्गत कैलकुलेट की जाती है, यानी कि सैलरी इनकम को सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल किया जाता है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत, यदि बिजनेस या प्रोफेशन से गेन या लॉस होता है तो उस केस में प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल किया जाता है। यदि हाउस प्रॉपर्टी या लैंड एक्स्ट्रा से कोई गेन होता है तो कैपिटल गेन के हेड के अंतर्गत जाता है। इसके अलावा कोई भी इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है। फ्रेंड्स, जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है इस पर किसी प्रकार की टैक्स छूट मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस केस में डिडक्शन मिलती है सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की, लेकिन इस केस में देखा जाता है कि क्या व्यक्ति की उम्र 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है, यानी कि क्या वो सीनियर सिटीजन है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यदि हाँ तो उस केस में उसे डिडक्शन सेक्शन 80TT(b) के अंतर्गत मिलती है इनकम टैक्स एक्ट के, जो कि ये कहता है कि व्यक्ति को 50,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे व्यक्ति को दोनों प्रकार की डिडक्शन मिलती है, यानी कि भले ही उसका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हो या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम हो, दोनों के लिए टोटल 50,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति सीनियर सिटीजन नहीं है तो भी वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके लिए सेक्शन 80TT(a) दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। फ्रेंड्स, इस केस में जो डिडक्शन मिलती है वो सिर्फ 10,000 रुपये तक की ही मिलती है। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की ही डिडक्शन यहाँ पे मिलती है। जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है उसके लिए डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट भले ही बैंकिंग कंपनी से हो या कोऑपरेटिव बैंक से हो या पोस्ट ऑफिस से हो, ये डिडक्शन क्लेम की जा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, वहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट उसे मिलता है, तो सेक्शन 10 के अंतर्गत वो एडिशनल एग्जम्पशन और क्लेम कर सकता है। यानी कि यदि व्यक्ति इंडिविजुअल है तो उस केस में उसके पास इंडिविजुअल अकाउंट है 3500 रुपीज़ तक की वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। यदि जॉइंट अकाउंट है उसका तो उस केस में 7,000 रुपीज़ की और एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है सेक्शन 10 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को इनकम टैक्स रिटर्न में यानी कि ITR में कैसे दिखाना होता है। फ्रेंड्स, इस केस में आपको ऐसे नहीं दिखाना जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि आप सेविंग बैंक का इंटरेस्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर के कैलकुलेट करेंगे और उसमें से डिडक्शन लेस करने के बाद नेट अमाउंट यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये तरीका गलत है। इसके अलावा जो सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें कि आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी होगा और अदर इनकम भी होगी। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन लेस करेंगे सेक्शन 80TT(a) के अंतर्गत या 80TT(b) के अंतर्गत, उसके बाद आपकी टोटल इनकम आती है। फ्रेंड्स, जब आप अपनी ITR भरते हैं तो वहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टैब दिया होता है। उस टैब के अंतर्गत आप सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। यहाँ पे आप ग्रॉस इनकम भरेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट से कितना इनकम है या इंटरेस्ट ऑन FDR कितनी इनकम है। उसके बाद जब आप डिडक्शन के कॉलम भरेंगे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे 80TT(a) के अंतर्गत आप डिडक्शन क्लेम करेंगे या फिर 80TT(b) के अंतर्गत। फ्रेंड्स, 80TT(b) की डिडक्शन सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स को ही मिलती है, जबकि 80TT(a) की डिडक्शंस इंडिविजुअल और HUF क्लेम कर सकते हैं अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि बैंक पासबुक का व्यक्ति की देखते हैं तो उसमें सैलरी इनकम भी हो सकती है, तो उस केस में आपको इनकम अंडर दैट सैलरी शो करना है। लेकिन ये फिगर आपको यहाँ से पासबुक से नहीं लेनी है, क्योंकि पासबुक में हो सकता है कि नेट अमाउंट होके आए, जैसे कि PF व्यक्ति का कटता है या इनकम टैक्स। इस केस में आपको ग्रोस सैलरी लेनी है, जो कि फॉर्म नंबर 16 जो एम्प्लॉयर के द्वारा इशू किया जाता है एम्प्लॉय को, वहाँ से फिगर लेनी है।
लेकिन यदि फॉर्म नंबर 60 नहीं इश्यू किया जाता है तो बैंक में जो सैलरी इनकम आ रही है उसमें आपको कुछ ऐड बैक करना होता है अमाउंट, जैसे कि पीएफ का अमाउंट जो कटा है एम्प्लॉय का पूरे फाइनेंशियल ईयर में, या कोई और डिडक्शन हुई है जैसे कि लंच डिडक्शन इट एक्स्ट्रा, वो सब ऐड बैक करने के बाद जो ग्रोथ सैलरी होती है वो लेनी होती है। और सैलरी हेड के अंतर्गत जो 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शंस है वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप सेविंग अकाउंट व्यक्ति का देखते हैं तो हो सकता है उसमें रेंटल इनकम रिसीव हो रही हो तो वो भी टैक्सेबल होती है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, इस केस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह इनकम आपको रिपोर्ट करनी है हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंतर्गत, और वहाँ पे डिडक्शंस भी क्लेम की जा सकती हैं जैसे कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शंस, इंटरेस्ट पेबल ऑन होम लोन। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत के व्यक्ति ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, और इनकम बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू से होनी चाहिए। इस प्रकार यदि रेंटल इनकम एक खाली जमीन के प्लॉट से है तो उस केस में वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी व्यक्ति की पासबुक देखते हैं और उसमें बिजनेस इनकम भी है तो उसे भी आपको टैक्सेबल करना होता है अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन इस केस में फ्रेंड्स, व्यक्ति के पास ऑप्शन होती है कि या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट बनाए, उसमें से इनकम ले और उसमें से जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो लेस करने के बाद उसका प्रॉफिट आया है उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरे, या फिर वो प्रेजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकता है जो कि स्पेसिफाइड व्यक्तियों को अलाउड होता है। जैसे कि सेक्शन 44 AD के अंतर्गत 8% जो टोटल इनकम है उसका 8% डिक्लेयर की जा सकती है। डीम्ड इनकम, इसमें कोई खर्चे नहीं मिलते हैं। सेक्शन 44 ADA प्रोफेशनल को मिलता है यदि उनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है, 50% डीम्ड इनकम ऑफर कर सकते हैं। सेक्शन 44 AE गुड्स कैरिज के केस में मिलती है। मान लीजिए किसी ट्रक ओनर के पास 10 ट्रक हैं तो प्रेजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, व्यक्ति की पासबुक में सेल ऑफ प्रॉपर्टी की एंट्री हो सकती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स एक्ट में जब प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और उसमें स्पेसिफाइड मूवेबल एसेट हो सकते हैं जैसे कि गोल्ड, ज्वेलरी एक्स्ट्रा, जिसके ऊपर के व्यक्ति को इनकम टैक्स पे करना होता है, टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म। इसके अलावा फ्रेंड्स, अदर मूवेबल एसेट भी व्यक्ति सेल कर सकता है जैसे कि कार, टीवी एक्स्ट्रा, लेकिन इस केस में कोई टैक्स नहीं लगता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कैपिटल एसेट है जैसे कि हाउस, बिल्डिंग, अर्बन लैंड या फिर अदर कैपिटल एसेट, तो उस केस में भी व्यक्ति को टैक्स देना होता है कैपिटल गेन पे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इस केस में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निकालना पड़ता है कि क्या गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। इसके अलावा फ्रेंड्स, व्यक्ति की पासबुक में गिफ्ट रिसीव की एंट्री हो सकती है जो कि टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि वो रिलेटिव से नहीं ली गई है। इस केस में फ्रेंड्स, आपको इनकम टैक्स की प्रोविजन को ध्यान में रखना है कि यदि गिफ्ट रिसीव की गई है मनी की जहाँ पे कि एग्रीगेट वैल्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो ही वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्सेबल होती है। या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव की जाती है एज ए गिफ्ट जहाँ पे कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन रिसीव की जाए या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो व्यक्ति यह अमाउंट रिसीव करता है उसके हैंड में टैक्सेबल होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव की जाती है जैसे कि गोल्ड, ज्वेलरी एक्स्ट्रा, जहाँ पे कि फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन रिसीव की जाए या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्सेबिलिटी बनती है यदि ये रिलेटिव से गिफ्ट नहीं ली गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, व्यक्ति की पासबुक में एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं तो उस केस में भी आपको डिटेल व्यक्ति से मांगनी है कि एक्सपेंसेस क्यों किए गए हैं और किस पर्पज़ से किए गए हैं, क्योंकि यदि कोई भी एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन्ड रहता है तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर उसे इनकम मान लेता है और उसके ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा सकता है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स विभाग आपके किन खर्चों पर खास तौर पर नज़र रखता है उस पर मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और ऊपर आई बटन में भी दिया गया है, जिसे क्लिक करके आप रेफ़र कर सकते हैं और इन एक्सपेंसेस के प्रूफ अपने पास रख सकते हैं ताकि जब भी इनकम टैक्स का नोटिस आए तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर पाएँ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेविंग बैंक इनकम पर कितना टैक्स लगता है। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति की स्लैब रेट क्या है। जैसे कि यदि व्यक्ति इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उसकी उम्र 60 साल से कम है तो उस केस में 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक 5%,
5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स है। फ्रेंड्स, इस केस में आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति को सेक्शन 87A की रिबेट भी मिलती है। फाइनेंशियल 1920 के लिए यदि इनकम 5 लाख रुपए तक होती है तो व्यक्ति रिबेट क्लेम कर सकता है, यानी कि 12,500 रुपये तक की यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो पूरी तरह माफ़ हो जाती है। लेकिन यदि इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी बढ़ जाती है तो पूरी रिबेट खत्म हो जाती है और कोई रिबेट व्यक्ति को नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियली 1920 यानी कि असेसमेंट 2021 के लिए इनकम टैक्स की स्लैब रेट क्या है, उसके लिए लिंक मैंने इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और इस वीडियो को आप पढ़ाई कार्ड में जो बटन दिया गया है उसमें जाके भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप व्यक्ति की पासबुक को देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत डिडक्शन के तौर पर मिलते हैं। जैसे कि व्यक्ति यदि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो सेक्शन 80C के अंतर्गत वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसलिए आपको इन खर्चों को और इन्वेस्टमेंट को ध्यान से देखना है और जो एलिजिबल डिडक्शंस है उन्हें क्लेम करना है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इस प्रकार जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपको अपने सभी बैंक अकाउंट्स को अच्छे से चेक करना है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है अपने रिस्पेक्टिव हेड के अंतर्गत रिपोर्ट कर सकें और जो एक्सपेंसेस हैं, परचेजेज हैं, इन्वेस्टमेंट है, उनका रिकॉर्ड अच्छे से रख सकें। इसके अलावा जो एलिजिबल डिडक्शंस हैं जैसे कि इंश्योरेंस है, PPF है, उन्हें आप क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए। आप जितने अधिक लाइक करते हैं उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अधिक अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा पाऊँ। जितने भी हेड हमने आज डिस्कस किए हैं उनमें से कौन से ऐसे हेड हैं जिनके ऊपर के मुझे और अधिक वीडियो बनानी चाहिए, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।